स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करें तो एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इनमें से रोटी और कपड़ा तो बहुत से लोग जुटा लेते हैं, लेकिन एक अपने मकान की ख्वाहिश कुछ ही लोग पूरी कर पाते हैं। एक कॉमन इंडियन हाउस होल्ड के लिए अपना घर किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है, जिसे पूरा करने के लिए वो सालों साल अपनी पूंजी जमा करता रहता है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि एक दिन इस पूंजी के बदले वो अपना घर हासिल कर पाएगा। लेकिन सोच कर देखिए कि उन लोगों पर क्या बीतती होगी जो इतने साल अपनी एड़ियां रगड़कर जुटाए इन पैसों को देने के बाद भी अपने घर के राइटफुल ओनर्स नहीं बन पाते। कभी ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अनएक्सप्लेन डिलेस की बलि चढ़ जाते हैं, तो कभी स्कैम्स और मैल प्रैक्टिसेस की। इन्हीं स्कैम्स में से एक आम्रपाली ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे में आप अक्सर खबरों में पढ़ते ही होंगे। ऐसे में इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर एक ब्लैक होल की तरह बनता जा रहा है, जिसमें जाकर लोगों की अपनी घर की उम्मीदें और इन्वेस्टर्स का पैसा दोनों ही कहीं खो जाते हैं। दोस्तों, होम बायर्स की परेशानियों और रियल एस्टेट सेक्टर में फैली इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लेके आई, जिसके ज्यादातर प्रोविजंस 1 मई 2016 से इन्फोर्स हो गए, जबकि बाकी बचे कुछ प्रोविजंस 1 मई 2017 से इन्फोर्स हुए। और इस एक्ट से उदय हुआ रियल एस्टेट मार्केट रेगुलेटर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रेरा भी कहते हैं। और इन्हीं पॉजिटिव अप्रोचेस के कारण आज हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में एपेक्स एंड सीएन नाम के ट्विन टावर्स के डिमोलिशन ऑर्डर्स देख सकते हैं, जिसके केस को एग्जामाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई वायलेशंस पाए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2014 में इन ट्विन टावर्स के कंस्ट्रक्शन को इलीगल डिक्लेयर किया था। दोस्तों, आज हम इसी एक्ट और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रियल एस्टेट सेक्टर के इस वॉचडॉग अथॉरिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शंस और वायलेशंस भरे रियल एस्टेट में एक उम्मीद की किरण जगाई है। साथ ही हम जानेंगे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट सेक्टर की वो कौन सी खामियां हैं जिन्हें इसकी मदद से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया जहां किसी के लिए भी अपना घर होना किसी अचीवमेंट से कम नहीं, हाई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के चलते रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हर कोई जल्द से जल्द एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि वो इन्फ्लेशन और प्रीमियम रेट्स की मार से बच जाए और कंपैरेटिवली कम कीमतों पर उन्हें अपना घर नसीब हो सके। फिर चाहे उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप भी शुरू क्यों ना हुआ हो। डेटा बताते हैं कि एक एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड के टोटल एसेट्स का 77% से ज्यादा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होता है, और ये एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम का सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। पर अर्ली इन्वेस्टमेंट्स की वजह से अक्सर इन्वेस्टर्स को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स अपनी प्रोजेक्ट की ग्रोथ को बढ़ा चढ़ाकर बायर्स को आकर्षित करते हैं,
इसके अलावा क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपने इनिशियल स्टेज पर होता है, ऐसे में प्राइस हाइक करने के लिए इसके डेवलपमेंट को लेकर झूठे वादे किए जाते हैं। अक्सर अलग अलग तरह के मार्केटिंग गिमिक्स यूज करके बायर्स को झूठे सपने दिखाए जाते हैं। इसका असर यह होता है कि 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय इंडिया में 826 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो अपनी कंप्लीशन टाइमलाइन से 4 साल या उससे भी ज्यादा डिले हो चुके थे। यही नहीं, 3511 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनमें लिव इन कंस्ट्रक्शन यानी अलॉटीज के रेसिडेंट होते हुए भी इन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। वहीं अगर हम इंडिया के हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में होने वाले फ्रॉड्स पे नजर डालें तो आपने नोएडा में MS धोनी से कनेक्टेड आम्रपाली हाउसिंग स्कैम या मुंबई के फेमस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम या फिर केरला हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कैम जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होने वाले अनगिनत स्कैम्स के बारे में सुना ही होगा, जहां रूल्स और रेगुलेशंस को ताक पर रख के कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। नोएडा में इन ट्विन टावर्स का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही एक वायलेशन का एग्जाम्पल है। इन प्रोजेक्ट्स में होने वाले इन स्कैम्स या इन डिलेज की वजह से ये होम बायर्स पिस के रह जाते हैं, क्योंकि इनमें अगर बिल्डर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया भी जाता है तो वो प्रोसेस भी ओवरबर्डन्ड इंडियन जुडिशियल सिस्टम के डिलेज में उलझ कर रह जाती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 1986 में बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रियल इस्टेट से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर पाने में इल इक्विप्ड था। ऐसे में खुद की कोई गलती ना होने पर भी होम बायर्स अपने सर पर खुद की छत पाने का सपना लिए सिर्फ झूठे आश्वासनों और एक धुंधली उम्मीद के सहारे रहने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कंज्यूमर्स और हाउस बायर्स की तरफ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के साथ साथ प्रोजेक्ट के डिलेस को मिनिमाइज करने के लिए रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट सेक्टर का डेवलप होना जरूरी है और इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इंडिया का रियल इस्टेट सेक्टर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है और इसमें प्रोसेस एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी का भी अभाव है। ऐसे में प्रोजेक्ट्स में होते इन डिलेस और बढ़ते फ्रॉड केसेस के चलते ये इन्वेस्टर्स का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस सेक्टर की ग्रोथ में बड़ी अड़चन बन के उभर रहा है। इसलिए होम बायर्स के इन कंसर्न्स को एड्रेस करने और इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए इन्वेस्टमेंट्स को और अधिक प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट के माध्यम से इस फुल फ्लेज्ड मॉनिटरिंग बॉडी को जन्म दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर या फिर स्टेट के बीच पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करने वाले 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग लैंड राइट्स ओवर लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट्स स्टेट लिस्ट के अंडर आती है, जबकि रेगुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक कंकरेंट लिस्ट के अंडर है। ऐसे में सेंटर के इस गाइडिंग एक्ट के बेसिस पर हर स्टेट को इस एक्ट के इंप्लीमेंट होते ही 6 महीने के अंदर अपने अलग रूल्स और रेगुलर बनाने के ऑर्डर्स दिए गए थे, जिसे फॉलो करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर ज्यादातर स्टेट्स ने नोटिफाई कर दिया है। तो आइए अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इस एक्ट के कुछ खास प्रोविजन की बात करते हैं। दोस्तों, अब किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को स्टेट लेवल रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करेगी। ये अथॉरिटी रियल इस्टेट मार्केट को वैसे ही रेगुलेट करेगा जैसे कैपिटल मार्केट में होने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को सेबी रेगुलेट करता है। हर डेवलपर को किसी भी 500 स्क्वायर मीटर्स या 8 अपार्टमेंट से बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की सेल या मार्केटिंग इनिशिएट करने से पहले उस प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स रेरा की साइट पर अपलोड करने होंगे और डेवलपर्स द्वारा अपलोडेड इन डिटेल्स में नंबर और टाइप ऑफ होम्स फॉर सेल, साइट और उनके लेआउट, पेमेंट शेड्यूल्स, शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन और प्रोजेक्ट के स्टेटस के क्वार्टरली अपडेट्स भी अपलोड करने होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर उसके कंप्लीशन तक सारे कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स रेरा ही मेंटेन करेगा। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट की सेल्स और मार्केटिंग से एसोसिएटेड रियल इस्टेट एजेंट्स को भी रेरा पर रजिस्टर करना होगा। इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और एग्जीक्यूशन में अधिक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और इनिशियल स्टेज से ही रेगुलेटरी अथॉरिटी में रहने की वजह से फ्रॉड की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि डेवलपर एक प्रोजेक्ट के बायर से मिला पैसा अपने दूसरे किसी ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे वहां से ओरिजिनल प्रोजेक्ट डिले हो जाता है।
लेकिन डेवलपर्स को ऐसा करने से रोकने के लिए इस एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत डेवलपर्स को अब बायर से कलेक्ट किए गए सम का 70% एक सेपरेट एस्क्रो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, जिसे सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज किया जा सकता है। और ये अमाउंट भी एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोजेक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट के सर्टिफिकेशन के बाद ही जरूरत के अनुसार विदड्रॉ किया जा पाएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्क्रो अकाउंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर बनाया गया थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट होता है, जिससे कोई भी डिसबर्समेंट करने के लिए ट्रांजैक्टिंग पार्टीज को उस एग्रीमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। दोस्तों, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें 2 से 3% की हेरफेर भी एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। ऐसे में किसी भी प्रॉपर्टी के कोटेड प्राइस पर एग्री करने से पहले उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस एक्ट ने कारपेट एरिया के बेसिस पर ही प्राइस कोट करना मैंडेटरी कर दिया है। डेवलपर द्वारा किए गए कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इस एक्ट के माध्यम से किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की सूरत में 5 साल की लायबिलिटी भी तय की गई है। दोस्तों, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप होने में कई साल का समय लगता है। ऐसे में अक्सर ये देखा जाता है कि जिस लेआउट और कंस्ट्रक्शन प्लान के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बिल्डर्स समय के साथ कॉस्ट कटिंग या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में उस बेसिक प्लान में चेंजेस कर देते हैं, जिससे बायर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब उन्होंने अपने मेहनत की कमाई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की थी, तब एग्रीड प्लान कुछ और था, लेकिन बाद में उन्हें डिलीवर कुछ और किया गया। इस तरह के इंसिडेंसेस को रोकने के लिए इस एक्ट में लेआउट और कंस्ट्रक्शन प्लान को चेंज करने से रिलेटेड भी क्लियर प्रोविजन मेंशन किए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर एक बिल्डर सेल के बाद अपने प्लान्स में कोई भी तब्दीली करता है तो उसे उस प्रोजेक्ट के 2/3 बायर्स का रिटन अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा। साथ ही अगर कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देता है या अनकंडीशनल डिले कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी अलॉटीज को भी रिफ्यूजल का राइट होगा और साथ ही उनके इन्वेस्ट किए गए पैसे विद इंटरेस्ट पाने का हक होगा। दोस्तों, इस एक्ट में अपनी रिस्पेक्टिव कंडीशंस फुलफिल ना कर पाने पर बायर और प्रमोटर दोनों के लिए पेनल्टीज का प्रावधान है। अगर बायर अपने पेमेंट ऑब्लिगेशन मिस या डिले करता है या अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले होता है, तो दोनों ही सूरतों में पीनल इंटरेस्ट रेट पे करना मैंडेटरी होगा। साथ ही अगर बिल्डर की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट दी जाती है या उसका डिस्क्लोजर इनकम्प्लीट होने की स्थिति में उसे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% एज अ पेनल्टी पे करना होगा। यदि इसके अलावा भी बिल्डर की तरफ से कोई भी प्रॉमिस कंडीशंस फुलफिल नहीं की जाती, तो उस केस में भी बायर्स को यह अधिकार होगा कि वो प्रमोटर्स या रियल एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ रेरा में कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। यही नहीं, फाइन और पेनल्टी के अलावा इस एक्ट के अंतर्गत कुछ केसेस में प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और अलॉटीज के लिए इम्प्रिजनमेंट्स के भी प्रावधान हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होने पर उसके रेजोल्यूशन की जिम्मेदारी भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पर ही है, जिसे कोई भी कंप्लेंट 60 डेज के अंदर रिजॉल्व करनी होगी। साथ ही रेरा द्वारा किए गए किसी डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन से अगर किसी भी एसोसिएटेड पार्टी को इशू होता है, तो इसके लिए हर एक स्टेट में एक रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जुडिशियल प्रोसेस में ना उलझे, इसीलिए इस ट्रिब्यूनल को भी 60 दिन में ही केसेस को रिजॉल्व करना होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि रेरा के स्ट्रक्चर को देखने से मालूम होता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से ये अपने ऑब्जेक्टिव जरूर पूरे कर लेगा, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स के अनुसार इस एक्ट में कुछ खामियां हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस एक्ट के अनुसार बायर से कलेक्टेड अमाउंट का 70% अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाने का प्रावधान है, जिसका उपयोग केवल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया जा सकता है। लेकिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अक्सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा बड़ा अमाउंट लैंड एक्विजिशन पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में कलेक्टेड मैंडेटरी फंड का अनयूटिलाइज रह जाने का खतरा है और साथ ही ये 70% का अमाउंट कैलकुलेट करना और उसका डेपोजिशन इंश्योर करना डिफिकल्ट साबित हो रहा है, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कुछ डेवलपर्स का मानना है कि प्रोजेक्ट की डिले होने का एक बड़ा कारण गवर्नमेंट एजेंसी से मिलने वाले अप्रूवल्स की प्रोसेस का धीमा होना भी है, लेकिन यह बिल डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमली गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई बात नहीं करता।
जिस एब्सेंस में एक प्रोजेक्ट का टाइमली कंप्लीट होना कैसे इंश्योर किया जा सकता है। वहीं कुछ कंज्यूमर एक्टिविस्ट का मानना है कि एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश की गई रेगुलेटरी अथॉरिटी और डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इनसफिशिएंट है। इस तरह का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम कंज्यूमर कोर्ट्स में ऑलरेडी मौजूद था, जहां बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड केसेस अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में अगर न्यू बॉडी बनाई जा रही थी तो उसे ज्यादा अधिकार दिए जाने की जरूरत थी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेरा शायद रियल एस्टेट के बहुत से इश्यूज को सॉल्व करने में कामयाब रहे, लेकिन इस सेक्टर में फैले ब्लैक मनी का प्रेवलेंस और लैंड टाइटल्स में क्लैरिटी के इश्यूज अभी भी अनएड्रेस्ड हैं। साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से इस एक्ट के बेसिस पर हर स्टेट को ट्रिब्यूनल और रेगुलेटरी बोर्ड का अपना अलग मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है। ऐसे में बहुत से स्टेट्स इसे बनाने में उदासीनता दिखा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण रियल एस्टेट और स्टेट पॉलिटिशियंस का अननेम्ड नेक्सस भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत से स्टेट्स में देखा जा रहा है कि स्टेट्स इस एक्ट को और भी ज्यादा डाइल्यूट करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इन खामियों के बाद भी रेरा अपने मेन एम यानी कस्टमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सफल सिद्ध हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2021 तक रेरा की मैकेनिज्म्स के थ्रू पूरे देश में 65,539 रियल एस्टेट से जुड़ी कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई। साथ ही रेरा के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लोजर्स के नियमों के चलते होम बायर्स और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ये नियम उनके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन की तरह सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें उन्हें एक प्रोजेक्ट के कंसेप्चुलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक हर इंफॉर्मेशन मिल रही है। रेरा नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक सेफ्टी आर्मर का काम कर रहा है, जो अब्रॉड में होने की वजह से अपने इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स की फिजिकल ग्रोथ एनालाइज नहीं कर सकते। अब वो भी अपने इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ रेरा के माध्यम से पा सकते हैं। ऐसे में इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर से बढ़ते ऑप्टिमिज्म के चलते इसमें इन्वेस्टमेंट का ग्रो होना लाजमी है। यही वजह है कि रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टर्स और बायर्स ढूंढना भी आसान हो रहा है, क्योंकि रेरा के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक प्रोजेक्ट एक्सटर्नल फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। साथ ही होम बायर्स भी किसी भी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं। डेवलपर्स और एजेंट्स के लिए भी रेरा से होने वाले इन फायदों को देखते हुए जैसे जैसे इनके बीच इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है और अधिक प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट एजेंट्स खुद को रेरा में रजिस्टर कर रहे हैं। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक पूरे देश में 60,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और 45,000 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रेरा की इस बढ़ती एक्सेप्टेबिलिटी से डेवलपर्स के बीच रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स और हमारी इकोनॉमी को ही मिलेगा। दोस्तों, कोई भी लॉ अपने आप में स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता, बल्कि उसके इंप्लीमेंटेशन से उसे स्ट्रॉन्ग या वीक बनाया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि इंडिया की रियल एस्टेट को डेवलप करने और कंज्यूमर्स को उनका हक दिलाने की दिशा में रेरा एक सही मजबूत कदम है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट एक्ट 2016 के रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पर अपनी मोहर लगाते हुए इस एक्ट की सार्थकता अपने आप ही सिद्ध कर दी है। बस जरूरत है तो इसे और मजबूत बनाने की, जिसे स्टेट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मदद से अपने एक्सपीरियंस शेयर करके और रिफाइन कर सकते हैं। और साथ ही स्टेट्स की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसमें एक बड़ा रोल निभाएगी, क्योंकि इस एक्ट के पूरी तरह इंप्लीमेंट होने के लगभग 5 साल बाद भी 23 स्टेट्स और यूटीज ने ही अपने रिस्पेक्टिव रेरा रूल्स नोटिफाई नहीं करे हैं, जिन सिलसिले में इसी महीने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स के इस एक्ट से डेरिवेशन और नॉन इंप्लीमेंटेशन पर जवाब मांगा है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी रेरा के ऊपर कि कैसे रेरा ने रियल एस्टेट माफियाज को अपने कंट्रोल में लिया और इस पूरे सेक्टर में एक रेगुलेशन लेके आया। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, enforcement of RERA leaves a lot to be desired. Critically comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।